शेयर का रिवीजन कराना है ना, पहले फेज का। दो फेज में बांट रहा हूं चैप्टर को, रिवाइज के हिसाब से, शॉर्ट रिवीजन के हिसाब से। आज पहले फेज का रिवीजन है। कितने लोग काम करके होमवर्क करके लाए थे वाले क्वेश्चन? कोई बात नहीं, जो भी करके लाए हो मैं चेक करा रहा हूं। अब कल इसका टेस्ट है, कल मतलब परसों वेडनेसडे को। हाँ जी, इस पहले फेज का जितना मैं आज रिवाइज करा रहा हूं उस फेज का। और फिर सेकंड फेज में मैं इसमें कराऊंगा बड़े क्वेश्चन रिवाइज 4। अब बड़े क्वेश्चन के बेस पर फिर एक टेस्ट लूंगा संडे को, ठीक है? हाँ, सेकंड फेज फ्राइडे को। क्वेश्चन लिखवा दिए थे मैंने। चलो तो रिवीजन शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले पहले फेज में मैंने कितने क्वेश्चन दिए थे आपको? 4। एक्चुअल में अगर थ्योरेटिकल पर मार्कर क्वेश्चन आता है तो वो इन 4 फेज में, इन क्वेश्चनों में नहीं कवर होगा बेटा। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल वन मार्कर क्वेश्चन आता है तो वो भी जो मैंने आपको कल क्वेश्चन लिखवाए हैं 4, उन्हीं 4 में से बनकर आएगा। तो इन 4 क्वेश्चनों को हम 4 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से, 3 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से और 1 मार्कर क्वेश्चन के हिसाब से, इस हिसाब से देख रहे हैं। करने हैं शुरू? ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन क्या बोला था मैंने कल? अरे वो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में भी तो गिर सकता है, फोटो गिरो, फोटो का लिंक कॉपी करके वहां गिर दो, ठीक है? वो गिर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्या था? पढ़ो, लाओ मैं पढ़ता हूं। करके लाया था तू? क्यों? एबीसी लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर ₹20 लाख। तो ये किस चीज का क्वेश्चन हो गया? ये परचेज कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन हो गया। तो यहां पर हम बिजनेस खरीद रहे हैं, जितने में बिजनेस खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। परचेज कंसिडरेशन है 20 लाख का। इस बिजनेस में क्या क्या शामिल है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, ठीक है? तो पहला स्टेप, पहली एंट्री क्या होती थी? सारे एसेट्स डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर और टू वेंडर। वेंडर का मतलब जिसका बिजनेस खरीदा है। इस क्वेश्चन में किसका बिजनेस खरीदा था? XYZ लिमिटेड बिजनेस खरीदा था। इसके आगे आता है परचेज कंसिडरेशन। कितने में बिजनेस खरीदा है? 20 लाख। एसेट्स और लायबिलिटी के आगे आती है एग्रीड वैल्यू। क्या यहां पे हमें दो वैल्यू गिवन है? तो जो एक वैल्यू गिवन है वही क्या बन गई? एग्रीड वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख, स्टॉक 4 लाख, डेटर 2 लाख और क्रेडिटर 3 लाख। क्या दोनों साइड का टोटल बराबर है? पकड़ने से क्या दोनों साइड का टोटल बराबर है? तो अगर डिफरेंस बनता है तो, अगर ऊपर डिफरेंस बने तो गुडविल बैलेंस, और नीचे डिफरेंस बचे तो कैपिटल रिजर्व बैलेंस। कहां बच रहा है? कितने रुपए? 1 लाख। कोई डाउट था इसमें? जर्नली 17th या 19th क्वेश्चन होता है ऐसा वाला बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? मैंने तो लेंथ लंबी रखी है, एग्जाम का क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट लेंथ में होगा, 17th या 19th में, ठीक है बेटा? युग वहां बैठ जाओ, बस टेक मत लगाइयो पीछे। स्टेप 2, क्या कोई पेमेंट हो रही है चेक से, कैश में या बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू? कितने की पेमेंट हो रही है? किससे हो रही है? बिल्स के थ्रू, यानी बिल्स एक्सेप्ट करके। तो एंट्री होती थी वेंडर डेबिट,
टू, बिल एक्सेप्ट करते थे तो बिल्स पेबल अकाउंट, चेक देते थे तो बैंक, कैश है तो फिर कैश है ही। कितने रुपए इमीडिएट पे कर रहे हैं? 2 लाख। फिर स्टेप 3, कितने का बिजनेस खरीदा था, कितनी पेमेंट कर दी है हमने, चेक किया बैंक से, तो अभी भी कितनी पेमेंट रह रही है, तो उस बचे हुए 18 लाख पे करने की एंट्री होती थी स्टेप 3 में। ठीक है, उस बचे हुए 18 लाख को पे करने की एंट्री होती थी। अब इस एंट्री को मैंने 3 हिस्सों में कवर कराया। अगर मैं शेयर इशू करता हूं पार पर तो क्या होगा, बी केस। अगर मैं शेयर इशू करता हूं प्रीमियम पर तो क्या होगा, और सी केस, अगर मैं शेयर इशू करता हूं डिस्काउंट पर तो क्या होगा। तीनों केस कवर हो गए, तो अपने आप में पूरा का पूरा ये वाला टॉपिक ही कवर हो गया परचेज कंसिडरेशन का। सही है। पहले पार की बात करते हैं। एंट्री होती थी वेंडर अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूं, है ना, कोई परसेंटेज है प्रेफरेंस शेयर के साथ, टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और अगर डिबेंचर देता तो 8% डिबेंचर, डिबेंचर के साथ कैपिटल नहीं आती। यहां पर आएगा जितना अमाउंट पे करना है, कितना पैसा देना है, 18 लाख। क्यों, 20 का बिजनेस खरीदा था, 2 लाख पे कर चुके हैं, 18। अब यहां पर हमेशा आती थी फेस वैल्यू। क्या मैंने फेस वैल्यू बोली है प्रेफरेंस शेयर की? नहीं बोली। तो क्या माननी है? नहीं। अगर क्वेश्चन फेस वैल्यू देना भूल जाए, इक्विटी शेयर की 10, प्रेफरेंस शेयर की 100 और डिबेंचर की भी 100। ठीक है, तो कौन सा शेयर दे रहे हैं हम, तो क्या फेस वैल्यू मानो, 100 रुपए। ठीक, इनटू नंबर। नंबर कैसे निकालने सिखाए थे मैंने, बताना जरा। अमाउंट टू बी पेड टू वेंडर 18 लाख अपॉन इशू प्राइस। 100 वाला शेयर पार पर इशू कर रहा हूं, तो 100 वाला शेयर कितने में इशू कर रहा हूं, 100 में। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर कितने बने, 18,000। ये क्वेश्चन आएगा जरूर, ये पक्का है बेटा। बस लेंथ छोटी होगी, मैंने लेंथ बड़ी कर दी है क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में ज्यादा चीज कवर करा रहा था। सेकंड, एट प्रीमियम की बात करते हैं। एंट्री होती थी वेंडर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर इक्विटी शेयर देता तो इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर देता तो डिबेंचर। किस पर दे रहा हूं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। तो प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट। अरे तो क्या फर्क पड़ता है यार, सीखना ही तो है भाई। अब वेंडर के आगे हमेशा क्या आता है, अमाउंट जितना पे करना है। कितना पे करना है, प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर या डिबेंचर के आगे आती है फेस वैल्यू। और यहां प्रीमियम, प्रीमियम कितना परसेंट बोला था, 10 रुपए इंटू नंबर। ऐसा ही था ना। अच्छा, नंबर कैसे निकालते हैं, अमाउंट जितना पे करना है अपॉन इश्यू प्राइस। 100 वाला प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए प्रीमियम पे इश्यू कर रहा हूं, तो कितने में इश्यू कर रहा हूं, निकालना कोई नंबर, करो, डिवाइड। क्या आ रहा है, ये होमवर्क करके लाए हैं। अरे यार, अमाउंट में तो आंसर तब भी सेम आएगा, उस हिसाब से नंबर बदल जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा अमाउंट में, समझ आया। अमाउंट में कोई फर्क नहीं आना बेटा, करो कोई निकालो।
मैं जानबूझ करके क्या ये आ रहा होगा, यही आ रहा है, तो इसे राउंड ऑफ करके कितना लिख सकता हूं? राउंड ऑफ नहीं करते हैं, याद आ गया? राउंड ऑफ नहीं करते हैं, पॉइंट के बाद की जितनी वैल्यू है उसे इग्नोर कर दो। राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूं, पॉइंट के बाद की वैल्यू को क्या कर रहा हूं? इग्नोर। तो 16363 16363 16,36,300 और 1,63,630। पर अब एक दिक्कत हो गई बेटा, डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करेगा। नहीं सीआर क्यों आ जाएगा? फायदा है मेरा, मतलब दुकानदार को 200 रुपए दो और 180 का मान लो 20 रुपए खा जाएगा वो तुम्हारे। फिर तो जो बैलेंस इस केस में बचता है वो हम कैश में सेटल करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। आ गया? कुछ याद सा कराया था ऐसा? नहीं। कितना बैलेंस बच रहा है? 70 रुपए। कितना बैलेंस बच रहा है? एग्जाम्पल ध्यान दिलाऊं? मैंने एक एग्जाम्पल ध्यान दिलाया था कि भाई मैं एक दुकानदार हूं, दूध बेचता हूं, एक थैली 30 रुपए की है। कोई बंदा मेरे पास आके कहता है कि 200 रुपए का दूध दे दो, तो मैं क्या करूंगा? थैली आ रही है 6.66, तो 6 थैली पूरी दे दूंगा और 7वीं थैली आधी बीच में काट के दे दूंगा। क्या करूंगा? जितनी पूरी थैली आएंगी वो पूरी थैली दे दूंगा और बाकी बचे पैसे मैं, क्योंकि दूध नहीं आ सकती थैली, तो मैं क्या करूंगा? वो कैश में दे दूंगा। तो यही तो मैं यहां कर रहा हूं बेटा, यही तो मैं यहां कर रहा हूं। कोई डाउट है इसमें? श्योर है एकदम? पक्की बात? कुछ पूछना तो नहीं है? क्लियर ये केस? इसे क्या कह देते हैं? फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस, डिस्काउंट। अब मैंने डिस्काउंट वाला जब केस दिया तो एक भी बच्चे ने मुझसे ये नहीं कहा भैया शेयर डिस्काउंट पे इश्यू होते ही नहीं है, आपने क्यों दे दिया? बस बेटा मैंने जानबूझ करके कवर कर दिया कि शेयर में डिस्काउंट नहीं होता तो आएगा ही नहीं एग्जाम में, है ना? शेयर में डिस्काउंट होता ही नहीं तो आएगा ही नहीं एग्जाम में। तो फिर मैंने दिया क्यों? अरे इसके सारे डिबेंचर का एक टॉपिक रिवाइज सा हो जाएगा, क्या बुराई है? डिबेंचर तो डिस्काउंट पे हो सकते हैं, डिबेंचर तो डिस्काउंट पर हो सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? शेयर काट के डिबेंचर रख दूंगा अपने आप ही। उस वक्त किसी ने टोका ही नहीं मुझे। क्या तो बोलना तो था ना बेटा कि शेयर डिस्काउंट पे इश्यू होते ही नहीं। चलो वेंडर डेबिट, तो मैंने डिस्काउंट का केस केवल इसलिए कवर करा कि मैं डिबेंचर भी साथ में कवर कर पाऊंगा। सही है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं इस केस को किसका केस मान रहा हूं? डिबेंचर का। इसीलिए मैं इसे किसका केस मान रहा हूं? डिबेंचर का। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पर शेयर तो डिस्काउंट पे होते नहीं, तो मैंने इसे किसका केस मान लिया है? डिबेंचर का। और ये वाला पॉइंट मैंने बस इसलिए कवर किया था कि कराते वक्त बता दूंगा कि शेयर डिस्काउंट पे नहीं होते, पर इसके थ्रू क्या है डिबेंचर वाला, वो एक टॉपिक आपका साथ के साथ कवर हो जाएगा। चलिए वेंडर के आगे रिमेनिंग अमाउंट 18 लाख, डिस्काउंट के आगे डिस्काउंट, और डिबेंचर या शेयर के आगे क्या आती है हमेशा? इनटू नंबर। नंबर कैसे निकालते हैं यहां पे ध्यान दे लें जरा। नंबर कैसे निकालते हैं? अमाउंट टू बी पेड टू वेंडर डिवाइड बाई इश्यू प्राइस। कितना है? 20,000। ध्यान रखना शेयर डिस्काउंट पे नहीं हो सकते, डिबेंचर हो सकते हैं। इसके थ्रू हमने एक तरीके से डिबेंचर वाले पॉइंट भी रिकॉल कर लिए साथ के साथ, बस इसीलिए मैंने डिस्काउंट का केस घेर दिया था। कितने लोग ये वाला क्वेश्चन करके लाए थे? कितनों का बिल्कुल ठीक है? ऊपर के 2 पॉइंट कितनों की ठीक है? फ्रैक्शन करी थी?
राउंड ऑफ तो नहीं किया, राउंड ऑफ नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है। रब करूं इसे। अब वेंसडे को टेस्ट लूंगा प्रॉपर इसका, इतने हिस्से का जितना मैं करा के भेज रहा हूं। अब ये भी नहीं कह सकते आपकी मैंने तैयारी का टाइम नहीं दिया या रिवाइज नहीं कराया। तो पेपर में बेटा ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस जैसे से दिए हैं। ये वाला तो डिवेंचर और इसमें से वो आता है, चॉइस आती है, दोनों में सेम लैंग्वेज होती है, बस एक में शेयर लिखना होता है, एक में डिवेंचर। अब तेरे को सेम ही होते हैं। अरे भैया यहां पे तू डिवेंचर लिख दे तो डिवेंचर का क्वेश्चन हो गया, शेयर लिख दे शेयर का, इतना ही डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कितने पार्ट दिए हैं? 3। किस चीज के पता है वो? फॉर फ्यूचर के। एक मिनट रुक गए, एक मिनट। आधे बच्चे तो पूरे साल बीत गया, छुट्टी पे कोई ना कोई रहता ही रहता है, 8-10 बच्चे तो। एक क्लास ऐसी नहीं है जिस दिन सारे बच्चे आए हों, मिनिमम 5 से 6 बच्चे एब्सेंट होते ही हैं, मिनिमम। नीचे कैसे आएगा? डिस्काउंट नीचे आता है क्या? क्रेडिट तो है, डिस्काउंट क्या? अबे प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट डेबिट होता है, सिंपल सा केस है। योग पढ़ने पे ध्यान लगाएं। खोल दे, वहां सामने स्विच है। कर दो ना भाई साहब, हो गया नहीं? सुनिए क्वेश्चन नंबर 2, फॉरफीट की एंट्री थे ना, एक बार में फॉरफीट की एंट्री एक जगह लिख दे रहा हूं और यहां पार्ट ए बी सी करते कराते दिखाते जाऊंगा। फॉरफीट के केस में मैं पहले क्या बनवाता था? एक डायग्राम या वो क्या कहते हो, फ्लो चार्ट, कुछ भी कह दो। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, इसके 2 हिस्से होते थे। कॉल्ड प्रीमियम हमेशा अलग लिखा जाता है, अनकॉल्ड। फिर इसके 2 हिस्से होते थे, पेड प्लस प्रीमियम और अनपेड प्लस प्रीमियम। पेड वाले प्रीमियम को क्या करना होता था? इग्नोर, यही करना होता था ना, ऐसे ही सिखाया मैंने। फिर एंट्री की अगर हम बात करें, पहली एंट्री होती थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यही लिखवाता था। और इसमें अमाउंट कैसे लिखते थे? शेयर कैपिटल में कॉल्ड, प्रीमियम में प्रीमियम नॉट रिसीव। एक 1 मार्कर क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद डैश अमाउंट। तो कॉल्ड इनटू जितने नंबर हो जाते हैं, अमाउंट बोला है ना मैंने बेटा,
सही है, 1 मार्कर एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। इनटू नंबर, कौन से नंबर? फॉरफिटेड वाले। फॉरफिटेड में क्या आता था? पेड वाला हिस्सा, जितना पैसा मिल गया, और इसमें आता था टोटल अनपेड। टोटल अनपेड मतलब इन्हें जोड़ करके, यही था। फिर इनटू नंबर हो गए फॉरफिटेड। अच्छा, रीइश्यू की एंट्री क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्कुल गलत। टू शेयर कैपिटल, पहले इतना हिस्सा सोचते थे, उसके बाद सोचते थे फॉरफिट है या नहीं है। अब इसमें क्या आता था? शेयर कैपिटल में अगर लिखा होता था फुली पेड, तो यहां आती थी फेस वैल्यू। अगर लिखा होता था पेड अप, तो ये वाली वैल्यू गिवन होती है। अगर कुछ नहीं लिखा होता था तो कॉल्ड वाली वैल्यू, इनटू जितने शेयर हम क्या कर रहे हैं? रीइश्यू। बैंक में क्या आता था? न्यू रेट, इनटू जितने शेयर हमने क्या करे? रीइश्यू करे। ऐसे ही था। अब इसके बाद देखते थे बैलेंस कहां बच रहा है। अगर बैलेंस ऊपर बचता था तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इस बैलेंस का मतलब क्या होता था? लॉस या डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। इस बैलेंस का क्या मतलब होता था? लॉस या डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। और बैलेंस नीचे बचता था तो कैपिटल रिजर्व, सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम। ऐसा ही था ना? इनटू शेयर रीइश्यूड, इनटू शेयर रीइश्यूड, यही था। और फाइनली एंट्री होती थी कैपिटल रिजर्व की, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां पर अमाउंट कैसे आता था? इसे नाम दे रहा हूं ए, इस वाले फॉरफीचर को बी। इतना पैसा छीना, इतने का नुकसान हुआ, बाकी बच गया। ए माइनस बी इंटू शेयर रीइश्यूड। बस ये आपके सामने एंट्री है। और दूसरे पेज पे मैं आप क्वेश्चन करा दूंगा तीनों पार्ट। इन्हें रब नहीं कर रहा हूं, इन्हें रब करता रहूंगा। करें? चलो जी, पार्ट नंबर ए। पहले क्या बनाना है? फ्लो चार्ट। इसके दो हिस्से, फिर इसके दो हिस्से, पेड प्लस प्रीमियम, अनपेड प्लस प्रीमियम। तो ध्यान से सोचो, तो ये सीआर तो मैं डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकता हूं। कैसे? अगर मैं इस पेड में से लेस कर दूं लॉस ऑन रीइश्यू, तो क्या बचेगा? कितने शेयर का सीआर? तो बाकी जितने शेयर है मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 मार्कर में अगर हमसे सीआर पूछे तो ये एंट्री करने की जरूरत कोई ना है। सीधा इस टेबल से 1 मार्कर में हम कैपिटल रिजर्व नहीं निकाल सकते बेटा। फिर सही है ना? 1 मार्कर के लिए एंट्री क्यों करेंगे? फिर हम इस टेबल से सीधा क्या निकाल लेंगे? कैपिटल रिजर्व। करें शुरू? ठीक है, पढ़ो एक जना क्वेश्चन ए पार्ट। लक्ष्य पढ़। ABC Limited for 3,000 share of ₹10 each, issued at 20% premium. एक सेकंड, 10 ईच, 20% यानी ₹2 का प्रीमियम। आगे The holder has paid ₹3 including premium 1. पेड ₹3, पर मैंने आपसे बोला था प्रीमियम अलग करके लिखना है। तो ₹3 में 1 का प्रीमियम है, तो 2 + 1 प्रीमियम हमेशा अलग करके लिखना है।
इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 था, तो 3 में एक प्रीमियम बचे 2। आगे बढ़ो। Rupees 2 on final call yet not paid. 2 रुपए अभी तक मांगे ही नहीं है। आगे बढ़ो। 600 out of forfeited share. री इशू की तो बात सेकंड एंट्री में आएगी, पहले पहली एंट्री तो कर लें। अब इस टेबल को पूरा कर लेते हैं बेटा, इससे हमें हमारे मिसिंग वैल्यूज मिल जाएंगी। 10 में से यहां 2 गए, कितना बचा? 2 में से यहां कुछ गया तो कितने बचे? 2। ठीक है, कोई डाउट बेटा? इसके 2 हिस्से हो गए। अब ऐसे इसके 2 हिस्से, 8 में से 2 यहां पर आ गए, तो यहां कितने बचे? इस 2 में से 1 यहां पर आ गया, तो यहां कितना बचा? मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया, प्रीमियम मिल भी रहा है और नहीं भी मिल रहा। 1 रुपए मिल रहा है और बाकी 1 रुपए नहीं मिल रहा। खत्म। एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है देख के बताओ। कॉल्ड ये रहा 8। प्रीमियम में कौन सा अमाउंट आता है? नॉट रिसीव वाला प्रीमियम कौन सा है? 2 रुपए, 1 रुपए या ये वाला 1 रुपए? ये वाला 1 रुपए। शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट आता है? पेड। पेड कितना है? क्योंकि इस वाले प्रीमियम को क्या कर देते हैं? इग्नोर। 2। और कॉल्स इन एरियर में कौन सा अमाउंट आता है? टोटल अनपेड कितना दिख रहा है? कोई डाउट है इसमें? इनटू विधि नाम है ना बेटा, भूल जाता हूं अभी, वानी जी। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? इनटू कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? 1000। अब देखो ये चैप्टर कुल मिलाकर आएगा 14 नंबर। 14 का नहीं, 17 का। 14 का कंपलसरी, 3 का चॉइस में। 17 में से आज वाली क्लास में 11 नंबर हमारे कवर हो जाएंगे बोर्ड के। आज वाली क्लास में 11वां नंबर। शॉर्ट क्वेश्चन भी इन्हीं में से तो बन के आएंगे। फॉरफिट इनटू शेयर, मल्टीप्लाई करके लिखो, लिख दोगे वो तो खुद ही लिख लोगे। आगे बढ़े। सेकेंड एंट्री, री इशू की एंट्री, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब री इशू वाली लाइन पढ़ो भाई साहब। 600 out of forfeited share was issued at the rate 7 per share. नया रेट, किस रेट पे री इशू कर रहा हूं? बस, और कुछ नहीं। देखो क्या री इशू में फुली पेड लिखा है? नहीं लिखा। तो पेड अप देखो, क्या री इशू में पेड अप लिखा है? नहीं लिखा। ना फुली पेड लिखा है ना पेड अप, तो क्या आएगा? अब कॉल कितना था? तो 8 आएगा यहां। कोई डाउट? क्या डाउट है बताओ। अब बैलेंस ऊपर बच रहा है नीचे? ऊपर बचे तो शेयर। इतना मुश्किल तो ये फॉरफीचर टॉपिक है ही नहीं, और किस्मत अच्छी रही तो शायद आज ही की क्लास पूरे 17 नंबर भी दिला दे। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? कई बार ऐसा होता है जो 6 नंबर वाला बड़ा क्वेश्चन आता है उसकी चॉइस में 2 फॉरफिट के छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो पूरे 17 नंबर ही आज की क्लास दिला सकती है, नहीं तो मिनिमम 14 मार्क्स तो कवर कराएगी। 14 कह रहा हूं, 11 तो कवर मिनिमम कराएगी बेटा। सही है? इनटू शेयर रीशूट। रीशू कितने शेयर हो रहे हैं? 600। जो मैं लिख रहा हूं वहां शब्दों में और जो मैं यहां सॉल्यूशन कर रहा हूं, क्या कोई भी डिफरेंस दिख रहा है आपको? कोई चेंज दिख रहा है? क्योंकि चेंज है ही नहीं बेटा। और हमारे वर्किंग अलग से बनानी नहीं, हमारी वर्किंग ये थी जो बन चुकी। अब फाइनल एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व। सही है, करें? ठीक है जी। ए माइनस बी, ये वाला अमाउंट क्या था? ए, ये वाला बी। ए माइनस बी, 2 माइनस 1 इंटू शेयर रीशूड। या ऐसे सोचो, पेड में से लेस कर दो लॉस ऑन रीइशू। रीइशू में कितना लॉस हो रहा है? 1। इसे लॉस कह दो, डिस्काउंट ऑन रीइशू कह दो, जो मन करे। कितना हो रहा है? 1। तो बचा कितना? ये बन गया CR फॉर 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। खत्म। किसी को इसमें कोई डाउट है? कितनों ने होमवर्क में वाला क्वेश्चन करा था? जो गलती है पता है, क्योंकि कल का टेस्ट सीरियस देना है, पिछला टेस्ट चेक होके मिला है तो ये भी मिलेगा, बस 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। और अगली बार, हाँ, टेस्ट के लिए मैं फिर बोल रहा हूं, आपकी बार कॉपी आएंगी अलग से। पेज में मैं किसी का टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ना ट्यूशन वाले रजिस्टर में। टेस्ट कॉपी अलग ही आएगी बेटा, बिल्कुल ध्यान रखना। बेटा नहीं लूंगा, क्योंकि अब त्योहारों का समय, पता नहीं मुझे भी कितना टाइम कब कब मिल देगा। ठीक है। दूसरी बात, जो आपका ये वाला रजिस्टर होगा टेस्ट का, एग्जाम के समय में मैं केवल ये टेस्ट वाला रजिस्टर रिवाइज कराऊंगा, और आप नोटिस कर लेंगे बोर्ड में जाके खुद कि मोर देन 90% पेपर आपको 1 मार्कर हो, 3 मार्कर हो, 6 मार्कर हो, सब उसमें से मिल जाएंगे। तो आपके पास एक जगह पर सारा रिवीजन रहेगा, तो वो पेपर के समय पे आसान भी है। क्या पूरी बुक रिवाइज कर लोगे 3-4 दिन में? नहीं ना, पर सारे टेस्ट रिवाइज कर सकते हो। कुछ पूछना है? सबको क्लियर है? तुझे आ रहे हैं तो बेटा थोड़ा बहुत समझ, ठीक है। और थोड़ा सा एक बार और क्लास भी देख लियो, उसमें और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहां तेज पढ़ा रहा हूं, वहां थोड़ा स्लो है बस। कर दो रब। पार्ट बी, सेम। क्या बनाना है? पहले फ्लो चार्ट सा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम के 2 हिस्से, फिर इसके 2 हिस्से, ठीक है। चलो लक्ष्य भाई साहब पढ़ना शुरू कर दें। XYZ Limited forfeit 200 share of Mr. X of ₹10 each issued at 20% premium 2 रुपए प्रीमियम था। for non-payment of allotment नॉन पेमेंट मतलब पेड या अनपेड? नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट कितनी? ₹4 4। and 24 ₹3 तो उसने एक तो अलॉटमेंट नहीं दी और एक, पर एक दिक्कत है यार, प्रीमियम का इंक्लूड है तो बताया नहीं, तो कुछ ना बताए तो किसमें मानते हैं? तो इसे 4 लिखूं या 2 + 2 लिखूं? क्योंकि प्रीमियम अलग करके लिखना है, और इसे 3 लिखूं। अब हटा देता हूं इसे, ठीक है। बस, और कुछ? second call yet to be made कितनी? ₹2 तो ये कौन बोलेगा? सेकेंड कॉल ₹2 येट टू बी मेड। खत्म। पहले आप इसको बिना बनाए क्वेश्चन करना, और इसे बनाकर आपको अभी इसकी वैल्यू नहीं दिखेगी टेबल की, जब बिना बनाए करोगे तो 100% इसकी वैल्यू पता लगेगी फ्लो चार्ट की क्या वैल्यू है बेटा। 10 में से 2 अनकॉल्ड है, तो बचे कितने? और 2 में से यहां कोई प्रीमियम नहीं है, तो अब 8 में से यहां कितने कवर हो रहे हैं? 5। प्रीमियम को प्रीमियम से कंपेयर करेंगे, 8 में से यहां कितने कवर हो रहे हैं? तो बचे कितने? 2 में से यहां प्रीमियम कितना कवर हो रहा है, तो बचा कितना? अब कर दो सिंपल, वही क्वेश्चन है, वही एंट्री है, सब कुछ वैसे ही है, लैंग्वेज सारी खुल गई। पहली एंट्री क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट।
शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है? कॉल कितना दिख रहा है? प्रीमियम कौन सा वाला? नॉट रिसीव वाला कितना है? फॉरफिट में कौन सा अमाउंट आता है? पेड कितना है? कॉल सिनेरियर में क्या आता है? टोटल अनपेड कितना है? कहां मुश्किल है फॉरफिट की एंट्री? इनटू शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट कर रहा हूं? 200 मल्टीप्लाई करके खुद लिख लोगे? ठीक है। सेकेंड एंट्री रीइश्यू की, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है। अब रीइश्यू में बताओ क्या फुली पेड लिखा है? पढ़ो क्वेश्चन। Half of the forfeited share were issued at maximum permissible discount as fully paid. फुली पेड लिखा है तो कौन सी वैल्यू आएगी? 10। पर दिक्कत क्या है? रीइश्यू कितने में हो रहा है वो रेट नहीं गिवन। एक एमसीक्यू तो ऐसे भी एग्जाम में पूछते हैं, द रेट एट विच शेयर कैन बी रीइश्यूड, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये मैंने क्वेश्चन इनडायरेक्टली 2 बार करवा रहा हूं यहां, और जो लास्ट वाला मैंने बैलेंस शीट का क्वेश्चन दिया था मैंने वहां भी पॉइंट कवर करा है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है अक्सर। ये रेट नहीं गिवन। बताएं सर। नहीं, मैंने कहा आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, थोड़ा सा बिजी हैं शायद। हाँ भाई, अब ये न्यू रेट कैसे पता लगेगा? नहीं गिवन। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट क्या होता है? जितना अमाउंट हम पेड वाला होता है या फॉरफिट करते हैं, ये मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट होता है। तो रीइश्यू मैक्सिमम कितने डिस्काउंट पे कर सकता हूं मैं? तो 10 का शेयर 3 रुपए के डिस्काउंट पे रीइश्यू कर सकता हूं। तो मिनिमम कितने में रीइश्यू करना पड़ेगा? 7। ये 1 मार्कर में भी पूछ लेते हैं इस केवल 7 रुपए की वैल्यू को बेटा। सही है? क्लियर है? मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इज अमाउंट फॉरफिटेड, और अमाउंट फॉरफिट कौन सा होता है? पेड वाला। तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता हूं? 3। या तो क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन पूछेगा या ये 7। एक क्वेश्चन मस्ट आएगा बोर्ड एग्जाम में 1 मार्कर इनमें से, ये पक्की बात कह रहा हूं बेटा। सही है? ये 7 क्लियर है? तो अब दिक्कत क्या है? तो बचा हुआ बैलेंस बताओ कहां लिखते हैं? ऊपर किस नाम से? कितना? इनटू शेयर रीइश्यूड, मल्टीप्लाई करके खुद लिख लोगे। फाइनली शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। मैं फिर कह रहा हूं, अगर थोड़ी सी भी किस्मत ठीक ठाक रही तो शायद ये एक सिंगल 4 क्वेश्चन हमें पूरे 17 नंबर एग्जाम में दिलवा दें। ठीक है? हो सकता है बड़े क्वेश्चन की चॉइस में 2 ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएं, क्योंकि पिछले साल भी आए थे, उससे पिछले साल भी आए थे। हाँ भाई, ये वाला फॉर फ्यूचर क्या हुआ? ए, ये वाला बी, ए माइनस बी, 3 माइनस 3 इंटू 100। कोई डाउट? श्योर? देख लो आराम से। सी वाला पार्ट थोड़ा टफ है, सी वाला पार्ट थोड़ा टफ है। टेस्ट में गायब मत हो जाना, ध्यान रख लो। घर पे फोन कर दूंगा मैं अब की बार। परसों दिवाली कब की है एग्जैक्ट? 18 को सुबह पढ़ा देंगे, फिर 19, 20, 21, 22 तो कोई बात नहीं, पढ़ लेना। और धनतेरस पे हाँ ध्यान रखो, मैं फीस लेता हूँ पूरी। उस दिन कोई वो नहीं है छूट, जो उस दिन नहीं आता फिर उससे अगले महीने भी नहीं पढ़ाता मैं।
हाँ तो वहाँ तो बैठ नहीं होता। बेटा मैं बैच रख रहा हूं ना, स्कूल जाना है। मेरा धनतेरस नहीं है। उस दिन लक्ष्मी जी आती हुई अच्छी लगती है संस्थान पर। हमसे जाते हो अच्छी नहीं। आप संस्थान नहीं हो ना, ये संस्थान है। बेटा मेरी भाषा पूरी ढंग से सुना कर, मैं बात पहली बोल के चलता हूं, फिर आप कर दो ये। भैया इस पार्टी में ब्रेक? किस चीज का ब्रेक? आदत कर लो 3 घंटे बैठने की। अभी नवंबर दिसंबर में हो सकता है 3-3 घंटे के भी बैच हो। हाँ, या इको का लू तो इको का 3 घंटे का हो, तो आदत गिर लो भैया। भैया नहीं भाई, मुझे इस साल रिजल्ट अपना अच्छा चाहिए जैसे पहले आते थे। पिछले साल के बच्चों से अबे यार गलती हो गई, वो रब कर दिया बेटा। चलो अब तो दिमाग में बैठ गया होगा ना, ठीक है। अब सुनो अगले क्वेश्चन, बोलो सी पार्ट। एक सेकंड बेटा, अभी हाँ भाई, अब जरा एकदम शांत हो जाए, बोलो। पेड ₹3 इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। तो प्रीमियम अलग करके लिखते हैं, तो ₹3 पेड है। उन 3 में से एक प्रीमियम है, तो बाकी कितना बचा? 2। प्रीमियम हमेशा अलग करके लिखना है। आगे फेल टू पे अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। तो भैया अलॉटमेंट भी बनी 3 + 1, 4 ऐसे बनी हो। प्रीमियम अलग करके लिखते हैं, और फेल टू पे फर्स्ट कॉल ₹3। बस, बाकी बस, ठीक है। अब क्वेश्चन की फेस वैल्यू नहीं बताई, अरे क्या फर्क पड़ता है, नीचे से ऊपर जा चले जाओ। इसके 2 टुकड़े हैं ना, प्रीमियम वाला प्रीमियम में जोड़ के लिखो, और बाकी वाला कैपिटल में। कितना? 8। कोई डाउट इसमें? मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। बेटा अंदर से एक चेयर ले लेना। एंट्री करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये क्वेश्चन जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं, तो ध्यान दे ले जरा मेरी बात पर। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर, ऐसे ही है। शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड ₹8। प्रीमियम नॉट रिसीव वाला, नॉट रिसीव वाला कौन सा है? ₹1। फॉरफिट में आता है पेड, पेड कितना है? ₹2, क्योंकि इस वाले प्रीमियम को क्या कर देते हैं? इग्नोर, ठीक है। और कॉल्स इन एरिया टोटल कितनी? 7। इनटू कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? 500 फॉरफिट हो रहे हैं, 400 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। अगर ये इतना ही होता तो कितना अच्छा होता, पर ये इतना सा है नहीं, क्योंकि ये प्रोराटा के केस में फॉरफीचर है। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता लगेगी प्रोराटा का केस है? तो मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है, जब भी अप्लाइड शेयर ज्यादा है और अलॉटेड शेयर कम है, वही सिचुएशन प्रोराटा होती है। अब प्रोराटा में क्या होता है? एडवांस का रोल आ जाता है, ठीक है। तो ये इतना सीधा नहीं है जितना ये दिख रहा है।
प्रोराटा में किसका रोल आ जाता है? एडवांस का। अब एक बात ध्यान से सुनना, मेरी एक एग्जांपल देता हूं। मेरी फीस 3600 रुपए महीना है 2 सब्जेक्ट की। बाय चांस इस महीने मुझे ध्रुव ने 4000 रुपए दिए, चेंज था नहीं, तो बात हुई अगले महीने एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई साहब, प्लीज। अब अगले महीने ध्रुव ट्यूशन छोड़ देता है अब फीस दिए बिना, तो अगले महीने ध्रुव ने मेरी कितने रुपए की फीस रोक दी? क्यों, फीस तो 3600 है। तो बेटा यानी कि एडवांस के केस में एरियर में से एडवांस एडजस्ट होता है, नहीं होता है? और अगर मैं बात करूं मुझे ध्रुव से कुल कितने पैसे मिले, तो 1 महीने की फीस वो तो 3600 है, पर 3600 के साथ 400 का एडवांस भी तो मिला, तो कुल कितने मिले? 4000। तो वही केस यहां पर भी है। ध्यान देना मेरी बात पे। दिखता है कि हमें केवल 800 रुपए मिले और एरियर में कितने रुपए हैं? 2800। पर ये इतना सीधा नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से सोचो, इस क्वेश्चन में जो भी डिफॉल्टर है उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था, और हमने उसे अलॉट कितने शेयर किए थे? तो हमारे पास उसके कितने शेयर का एक्स्ट्रा पैसा आया है? और एडवांस हम किसके रेट से निकालते थे? एप्लीकेशन के रेट से निकालते थे। एडवांस किसके रेट से निकालते थे? एप्लीकेशन का रेट क्या है? तो ध्यान से सोचोगे तो 300 रुपए का एडवांस भी तो ले रखा है मैंने उससे। तो इसका मतलब मैंने उससे 800 रुपए नहीं लिए, मैंने उससे 1100 रुपए लिए हैं, क्योंकि मेरे पास 300 रुपए एडवांस आया हुआ है। इसका मतलब उसने 2800 रुपए नहीं रोके हैं, उसने केवल 2500 रुपए रोके हैं, क्योंकि 300 रुपए तो पहले से एडवांस दे रखा था। ये हो गया प्रोराटा में फॉरफीचर। कोई बहुत लंबी चौड़ी वर्किंग की जरूरत नहीं थी वैसे। ठीक है, प्रोराटा में फॉरफीचर। फॉरफीट का मतलब होता है पेड। अब पेड का मतलब होता है कुल कितना पैसा मिला। पेड का मतलब क्या होता है? कुल कितना पैसा मिला। तो क्या मुझे उससे केवल एप्लीकेशन मिली या उसके साथ एडवांस भी मिला? तो उस एप्लीकेशन में वो एडवांस भी जोड़ो ना। और एरियर का मतलब होता है कितना पैसा रुका। अरे 2800 तो बनते हैं, पर 300 तो वो एडवांस दे चुका है ना, तो रुका कितना? केवल 2500। तो ये यहां पर बेटा चेंज था, 1100 2500। अब मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? एक शेयर का फॉरफिट का रेट निकालना पड़ेगा। भाई साहब, लक्ष्य जी, अभी काम बच रहा है यहां, ध्यान दे लो प्लीज। एक शेयर का मुझे फॉरफिट का रेट निकालना पड़ेगा। क्यों? फॉरफिट का रेट अब 2 नहीं है, क्योंकि एडवांस भी तो जुड़ गया है। टोटल कितने पैसे ले रहा हूं मैं और कितने शेयर हैं उसके? तो फॉरफिट का जो रेट है वो अब 2.75 है। इसे हम ए कहेंगे, इसे हम ए कहेंगे। अब बाकी अब वैसे ही है जैसे होता है क्वेश्चन। रीइश्यू की एंट्री, बैंक डेबिट, क्या फुली पेड, पेड अप, कॉल अप कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा। जब कुछ नहीं लिखा तो कॉल्ड कितना था? 8। अरे मुझे पता है इतने पैसे सीआर में ट्रांसफर हो गए, मैंने ही तो क्वेश्चन बनाए थे। चलो छोड़ो, पढ़ो रीइश्यू की लाइन। भाई मैं अभी ऐसा है, अगर सब शांत हो गए तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। यहां पे ध्यान दे लो, बोलो। फिर क्या दिक्कत है? सक्षम कह रहा हूं ना, यहां ध्यान दे रहे। बोल भाई अब दोबारा से यार। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड इन सच मैनर सो दैट डैश अमाउंट ₹350 विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो भैया एक काम करते हैं। अच्छा, रीइश्यू में फुली पेड, पेड अप कुछ लिखा है? तो ये तो पता है ये 8 रुपए है कॉल वाला, पर सेम फिर से क्या गायब है? बैंक। अब ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है वन मार्कर में, पर जर्नली ऐसा क्वेश्चन 12th वाले नहीं पूछते, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं सीयूटी वाले।
कि इस केस में रीइश्यू का रेट बताओ। ठीक है, चलो पहले फॉर सीआर का अमाउंट दे दिया ना, तो सीआर की एंट्री करते हैं। ऐसे ही है, सीआर का अमाउंट कितना दिया है? 300। अब इसे हम निकालते थे ए माइनस बी। ए कितना है? माइनस बी नहीं पता, और शेयर कितने? 200। तो क्या इसके बेस पर आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं? भाई 2.75 माइनस बी इंटू 200 इज इक्वल टू 350। निकालो बी की वैल्यू क्या रही है। मैंने तो पहले माइंड में कैलकुलेट कर रखी है। क्या रही है भाई? इस कैप को नीचे गिराइयो, गिरा सकता है नीचे? जो गिरा हुआ है उसको कितना नीचे गिराएंगे? लो, अरे भाई 1 आएगा, 1 क्या आएगा? ये 1। तो ये बी कहां पर होता था? यहां पर होता था ना बेटा। तो इस हिसाब से क्या रेट आया? 7 जी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 200 200 200। ठीक है, वो ऐसे जुड़ के नहीं आता वन मार्कर में, पर वो ऐसे पूछ सकता है वन मार्कर में नॉर्मल क्वेश्चन के रूप में। और ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकता बेटा एग्जाम में? नहीं, वन मार्कर में नहीं आएगा ये कि प्रोलाटा भी हो और नया रेट भी निकालो। अब भैया लूट कोई ना बची हुई है कि एक नंबर के क्वेश्चन में आप 10 मिनट की वर्किंग दे दो। ठीक है, वन मार्कर में ये सब कुछ मिक्स होके नहीं आएगा। क्लियर है ये बात बेटा? ये रेट क्लियर है? बना 1 ये पता लग गया तो अपने आप ही नया रेट पता लग गया। ठीक जी, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन किस चीज का था? बैलेंस शीट का। लाइए दिखाइए। ये रब कर दो। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ ऐसे था। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम या बैलेंस शीट एक्सट्रैक्टेड एज पर पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। पहले मैं बच्चों से कहता था ये सब लिखकर आना एग्जाम में, अब मैं नहीं कहता लिखना। बताऊं क्यों? जब इसका एक्स्ट्रा नंबर दे ही नहीं रहे तो कट भी नहीं रहा। जब कटना भी नहीं है, नंबर मिलना भी नहीं है, तो क्यों एग्जाम में समय खराब करें? पर क्यों लिखवाया मैंने फिर? एक 1 मार्कर क्वेश्चन कवर होता है कि बैलेंस शीट किस पार्ट में कवर होती है? 1। ये क्वेश्चन एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, इसलिए मैंने लिखवाया है। ठीक है, बैलेंस शीट किस पार्ट में बनती है? शेड्यूल 3 के पार्ट 1। ये 1 मार्कर क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिखवा दिया। पर एग्जाम में मैं एडवाइस नहीं करूंगा इतना कुछ लिखो, सिंपल लिखो बैलेंस शीट, क्योंकि ना मार्क्स मिल रहा ना मार्क्स कट रहा। अब एक तरफ नोट टू अकाउंट, एक तरफ अमाउंट। साइड का नाम इक्विटी एंड लायबिलिटी, सब हेड मेन हेड शेयर होल्डर फंड। अब तो ये वैसे भी याद करा होगा, करा था नहीं? बैलेंस शीट कर चुके हैं ना हम। सब हेड, अरे भाई साहब, सैनी साहब,
नोट टू अकाउंट के आगे 1 और सीधा आ जाओ नोट टू अकाउंट पर। ये फॉर्मेट तो आपको एज इट इज याद करना है, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है भाई, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, ये तो प्रेजेंटेशन है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो शेयर कैपिटल का नोट बना रहे हैं, एक तरफ डिटेल, एक तरफ अमाउंट, और बक्से के अंदर लिख रहा हूं शेयर कैपिटल। बक्से के अंदर लिख रहा हूं शेयर कैपिटल। पहले नंबर पे आता था ऑथोराइज शेयर कैपिटल, बक्सा बंद। दूसरे नंबर पे आता था इशूड शेयर कैपिटल, यहीं पे बंद डबल लाइन से। तीसरे नंबर पे आता था सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ये आपको फॉर्मेट रटना पड़ेगा, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के 2 पार्ट होते थे, ए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, और बी सब्सक्राइब्ड कॉमा बट नॉट फुली पेड। इसमें से लेस करते थे हम कॉल्स इन एरियर, ऐसे ही था ना फॉर्मेट। और चौथे नंबर पे आता था शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, और ये जो टोटल होता था फिर तीसरे और चौथे कॉलम का, ये टोटल यहां से यहां जाता था। सिखा रखा है मैंने ये। अच्छा, इसके लिए मैं वर्किंग के रूप में क्या करवाता था, इशूड शेयर और अप्लाइड शेयर, इसमें से जो लोअर बनता था, कम वाला होता था, वो क्या बनता था, अलॉटेड शेयर बनता था। ठीक है, अब अलॉटेड शेयर में से हम लेस करते थे शेयर फॉरफिटेड और ऐड करते थे शेयर रीइशूड। ऐसे निकल कर आते थे सब्सक्राइब्ड शेयर। ऐसे ही करा रखा है। अब इस सब्सक्राइब शेयर के 2 हिस्से होते थे। पहले इसमें से हम पहचान करते थे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड की, और जो बच जाते थे, जो बैलेंस बचते थे, वो क्या होता था, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। यही बताया था। अब सब्सक्राइब नॉट फुली पेड के मैंने 2 रीजन बताए थे। 2 केसेस में शेयर नॉट फुली पेड होता है। पहला केस, आइदर देयर इज कॉल्स इन एरियर, या पहले इसे छोड़ो, आइदर शेयर आर नॉट फुली कॉल्ड, शेयर फुली कॉल्ड है ही नहीं, तो चाहे पूरा पैसा मिल जाए उसके बावजूद भी हम उन्हें क्या मानेंगे, नॉट फुली पेड मानेंगे। ठीक है। और दूसरा, और देयर इज कॉल्स इन एरियर। यही 2 तरीके बताए थे ना बेटा मैंने। ठीक है, करें शुरू। और रही बात इनके अंदर क्या क्या आता था, कॉल्स इन एरियर में मैंने आपको लिखवाया था शेयर नॉट फॉरफिटेड,
इनटू अनपेड वाला रेट, ऐसे ही बताया था मैंने। कौन सा रेट? और अभी अभी हमने वो शेयर फॉरफीचर के शॉर्ट क्वेश्चन देखे भी है ना, तो कॉलिनेरियो में कौन सा रेट आता था? अनपेड। और फॉरफीचर में क्या आता था? शेयर नॉट रीइश्यूड इनटू पेड वाला रेट। ठीक है, आराम से एक बार सभी लोग क्वेश्चन को तमीज में पढ़ लो अपने लिए। आज सक्षम 15 जने का है मैं भी, ठीक है, इसलिए मैं अब बेधड़क जो है ना कई बार दोनों बैच एक कर देता हूं, मुझे पता आते ही नहीं है 10-12 तो रोज अभी तक तो हुआ नहीं पूरे साल में एक बार। तब तो और कम आएंगे, लंबी क्लास लूंगा। पूछना है कुछ? करें शुरू? पानी है इसमें? लो, आपकी इच्छा भाई, नहीं रहने दे। पूरे गर्मियों में खूब मजे लिए ना हमने, सजा भुगती है, अब थोड़ी तुम सजा भुगतो, हमें थोड़ा सा मजा आने दो इसका। बैंक को देखो क्या है। इतने भी गरीबी आ रही थी तो इसकी भी क्या जरूरत थी? चलो भाई क्वेश्चन पढ़ो। अरे शांत एकदम, कौन पढ़ रहा है क्वेश्चन? पढ़ बेटा, मुझे क्वेश्चन सुनने दो प्लीज, मैं भूल गया थोड़ा सा ही। हाँ बेटा। ऑफ ₹10 लाख, रजिस्टर हम जितने रुपए से बिजनेस का कराते हैं उसी को क्या कहते हैं? तो कितने रुपए से रजिस्टर्ड कराया है? तो ऑथराइज कैपिटल है ₹10 लाख, और ब्रैकेट में एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो कितने शेयर बने ये? 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। ऑफर हाफ द शेयर, 1 लाख का हाफ कितना होता है? तो 50,000 शेयर हैं इशूड शेयर। आधा नंबर इसका मिलता है बोर्ड में, आधा नंबर इसका मिलता है। 4 नंबर की 50,000 पिछले साल के बोर्ड में तो 6 नंबर में आई है। हाँ, 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो इशूड कैपिटल कितनी बनी? ₹5 लाख। आगे बढ़ो। एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे 4, सेकंड कॉल 2। बस। अबे ये तो ₹12 बन रहे हैं यार। इसका मतलब इसमें 2 + 2 था, ये प्रीमियम था। और मैंने आपको बता रखा है बैलेंस शीट बनाते वक्त प्रीमियम इग्नोर कर दो, ये इस बैलेंस शीट में कहीं एक थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। कैसे? प्रीमियम की जगह अलग है और शेयर की जगह अलग है। हम केवल किसका हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं? शेयर का। तो यहां पर आप लोग अलॉटमेंट को ₹2 ट्रीट करके चलो। क्या ट्रीट करके चलो? ₹2। ठीक है, लिखने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने जानबूझ के तो स्किप की थी बात कि आपको खुद को पता होनी चाहिए। ये 12 बन रहा है यानी ₹2 प्रीमियम है, और प्रीमियम कुछ नहीं लिखा तो किसमें है? अलॉटमेंट। तो इसे 2 का रेट मान रहे हैं, प्रीमियम बैलेंस शीट में इग्नोर करके चलना है। ठीक है, बैलेंस शीट में प्रीमियम को क्या करके चल रहे हैं? इग्नोर। श्योर? अब आगे बढ़ो।
application was received for 48,000 shares. एप्लीकेशन व रिसीव फॉर 48,000 shares. तो अप्लाइड शेयर 48। क्या यहां पर कहीं अप्लाइड शेयर की जगह है? नहीं। विच एवर इज लोअर 48,000 शेयर। आगे बढ़ो Mr. A who applied for 500 यार बेटा, सुन ले दो। हाँ, Mr. A who applied for 500 shares fails to pay allotment in पहले ए के लिए टेबल बनाते हैं। 10 का शेयर प्रीमियम इग्नोर कर रहे हैं, फेल्स टू पे, allotment in first call. प्रीमियम इग्नोर कर दिया मैंने, ध्यान दिया आपने? ठीक है, प्रीमियम क्या कर दिया? इग्नोर। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ये अनपेड वाला होता था ना हमारा, और ये पेड, ये कॉल और ये अनकॉल। ये ए का टेबल बना लिया मैंने। आगे बढ़ो। His share was forfeited. कितने शेयर हैं उसके? 500. 500 शेयर फॉरफिट कर लिए हमने। आगे बढ़िए। Mr. B who applied तो यार बेटा, अप्लाइड और अलॉटेड सेम नहीं है। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है, ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो अप्लाइड और अलॉटेड हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो दिमाग खराब करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ो। Mr. B who holds 400 shares fails to pay first call money second एक सेकंड, फेल्स टू पे फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है, अनपेड फर्स्ट कॉल है, second call yet not made. सेकंड कॉल येट नॉट मेड, सेकंड कॉल 2 रुपए अनकॉल्ड है। कोई डाउट? आगे बढ़ो। Mr. C who holds 100 shares paid entire balance at the time of कॉल्स इन एडवांस यहां आता ही नहीं है। कॉल्स इन एडवांस जाता था अदर करंट लायबिलिटी में, तो एडवांस की बात को इग्नोर कर दिया जाता है। यहां एडवांस का यहां पे कोई रोल नहीं है, छोड़ दो इसे। कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल में कंसिडर नहीं होता है बेटा, क्योंकि उसका सबहेड अलग है। उसका सबहेड क्या था? अदर करंट लायबिलिटी था। आगे बढ़ो। 200 out of forfeited shares were issued at 500 में से 200 शेयर इशू कर दिए, ए वाले थे ये। आगे बढ़ो, the rate ₹6 per share. आगे बढ़ो, बस। एट प्रेजेंट पब्लिक के पास कितने शेयर हैं? 47700। अब इनमें से कितने शेयर नॉट फुली कॉल्ड हैं? सारे शेयर नॉट फुली कॉल्ड हैं, क्योंकि फाइनल कॉल तो हमने इस क्वेश्चन में कॉल करे ही नहीं है। सारे शेयर क्या है? नॉट फुली कॉल्ड। तो फुली कॉल्ड कितने हैं? फुली पेड 0, तो यह आ गया 0। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में आए 47,700 शेयर ऑफ रुपीज ऑफ नहीं कॉमा, कितने पैसे मांगे हमने अब तक? 8 रुपए। मल्टीप्लाई करके अमाउंट बताओ। तीन लाख 20,000 प्लस 15,000, 3,76,000 प्लस 5600, 3,81,600। 381,600। अब कॉल से एरियर, 2 जने हैं जिन्होंने पैसा रोका हुआ था, एक ए एक बी। किसकी कॉल इन एरियर आएगी? जिसके शेयर फॉरफिट नहीं करे हैं। किसके शेयर फॉरफिट नहीं करे हैं? बी के। तो कॉल इन एरियर आएगी बी के हिसाब से। कितने शेयर थे बी के बताओ? 400. इनटू अनपेड। बी का अनपेड कितना है? 3, 1200, 380,400। शेयर फॉरफिट में शेयर नॉट रीइश्यूड, कितने शेयर फॉरफिट किए थे? रीइश्यू कितने कर दिए? तो कितने रीइश्यू नहीं करे? इनटू किसका रेट? पेड का। ये किसके वाले शेयर थे? तो ए वाले शेयर का पेड निकाल सकते हैं। 10 में से 2 गया, 8 में से 5 गया, 3, और टोटल करो और यहां लिख दो 381,300, 381,300। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन बहुत मुश्किल है आपको मिल सके। इससे ज्यादा information मतलब बैलेंस शीट के लिए जो क्वेश्चन डिजाइन होगा
उसमें इससे ज्यादा चीजें मिल ही नहीं सकती किसी भी हालत में आपको। ठीक है जी, देख लो आराम से। फिर आखिरी वाले क्वेश्चन को तो मैं पहले बोर्ड पे लिखूंगा, रीजन मैं उसी से तो मैच कर करके आपको एमसीक्यू दिखाऊंगा कैसे आ रहे हैं। आखिरी वाला क्वेश्चन तो बोर्ड पे ही लिखूंगा। फॉरफीट में कौन सा रेट आता है? पेड वाला। और किसके शेयर पे से फॉरफीट शेयर बच रहे हैं? ए के, क्योंकि बी के तो फॉरफीट ही नहीं हुए। तो ए वाला रेट देख लो ना बेटा, 3। 500 शेयर फॉरफीट किए थे, 200 तो रीइश्यू हो गए, तो बच कितने रहे हैं? 300 शेयर नॉट रीइश्यू। बेटा मैंने क्या लिखवा रखा है? शेयर नॉट रीइश्यूड। 500 फॉरफीट किए, 200 रीइश्यू कर दिए, तो कितने रीइश्यू नहीं करे? इनटू पेड का रेट। ए वाले शेयर थे, वहां पेड का रेट 3 रुपए, खत्म। सही है ना? शॉर्ट रिवीजन है ये, कॉम्प्रिहेंसिव या कंप्लीट रिवीजन नहीं था, पर इसमें भी बहुत कुछ कवर हो चुका है बेटा। हाँ जी रियान जी, छुट्टी ना हो जाए, याद रख लेना। तेरा ऐसी होता है, एक दिन के बाद पता नहीं, तो अब तो टेस्ट देना पड़ेगा संडे, वेडनेसडे के बाद फ्राइडे को सेकंड फेज कराऊंगा, और सेकंड फेज का संडे को टेस्ट है। बेटा शेयर एक सिंगल टेस्ट में कवर नहीं हो सकता बेटा। कर दो भाई साहब, रब कर दो। नहीं मैंने पूछी थी, आपका कोई जवाब ही नहीं आया किसी का। तो आना करेंगे। अरे अब तो काहे की चिंता है, पूरा तो बैकअप होता है यार। चलिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में पहले बोर्ड पे लिख रहा हूं, क्योंकि उसमें हमें बैलेंस शीट बनाकर दे रखी है ना। और मैं बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूं कि मैं जो वन मार्कर क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उनसे मैच करा के करा सकूं। एक जना दिखाना मुझे क्वेश्चन जो मैंने लिखवाया था, कहां है वो? यार तो चश्मा भी नहीं। बैलेंस शीट में हमें दे रखा है बस 31 मार्च 24, 31 मार्च 23, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, ए शेयर कैपिटल। ये बैलेंस शीट इसने हमें बनाकर दे रखी है। 59,60,000 और 50 लाख। फिर इसने नोट टू अकाउंट भी बनाकर दे रखे हैं हमें। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन है भाई। मैं इसको मैं कंपेयर कर करके वन मार्कर क्वेश्चन के आंसर निकलवाऊंगा। आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, ये तो आपको एग्जाम में मिलेगा ना, आपको क्या टेंशन है इसकी। अब नोट टू अकाउंट दे रखा है
31 मार्च 23 का। ठीक है, पहले नंबर पे ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना लिखा है? 80 लाख, 90 लाख, 90 लाख। सेकंड नंबर पे दे रखा है इशूड शेयर कैपिटल 50 लाख। तीसरे नंबर पे दे रखा है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल 2 हिस्से होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड 50 लाख। ये यहां बंद हो जाता है डिब्बा, बता चुका हूं ना ये बात मैं। और बी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड 0। फिर नोट टू अकाउंट दे रखा है 31 मार्च 24 के हिसाब से। सबसे पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल यार, जो भी बेटा बच्चे बात कर रहे हो शांत हो जाओ, मेरा दिमाग आपकी बातों में जा रहा है। फिर बी इशूड शेयर कैपिटल कितना दे रखा है? 60 लाख। ये तो मैं क्वेश्चन उतार रहा हूं, ये सॉल्यूशन को ये ना कर रहा हूं। सॉल्यूशन तो यहां होगा जो जो वो पूछेगा। इसके बेस पे शायद मैंने 7-8 MCQ दिए हैं, जिसमें से बोर्ड वालों ने 6 पूछे थे, 1-2 मैंने एक्स्ट्रा पूछ लिए हैं बस। और फिर बी कर रहा हूं 2, 3 सब्सक्राइब शेयर कैपिटल उसके अंदर फिर ए पार्ट था सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कितना? 58 लाख। और बी था सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कितना? 2 लाख। लेस कॉल्स इन एरियर था @2 कितना? बेटा कैसे क्वेश्चन लिखते हो? 40,000 को 40 लाख लिख रखा है। पता नहीं घर पे क्या समझोगे, खुद ही आप ही देख लो खुद ही। मेरे हाथ में तो पेंसिल है भी नहीं जो मैं बढ़ा के बना दूंगा। अब बताओ खुद को क्या घर पे जाके समझ में आएगा? ठीक है, बस ये क्वेश्चन है बेटा। श्योर। अब हमसे 8 MCQ पूछे गए हैं। बोर्ड वालों ने ये क्वेश्चन 6 नंबर में दिया था इस साल, और उसमें उन्होंने 6 MCQ पूछे थे। और सच बात बताऊं, ये एक गिफ्ट क्वेश्चन था। बैलेंस शीट बनाने से बच गए। आप खुद सोचो, ये सब हमें खुद बनाना होता था तो टाइम वेस्ट होता था ज्यादा, और नंबर होते थे 4। अब खुद सब कुछ बना हुआ है, हमें केवल टिक लगाना है और नंबर मिलेंगे 6। तो ये उल्टा बेहतर क्वेश्चन था। अब एक एक करके क्वेश्चन पिक करते हैं। इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा था बताओ? The total face value of equity share during the 24 months. बिल्कुल गलत, मैंने ये नहीं बोला था। इशू ड्यूरिंग द ईयर। पता नहीं बच्चे लिख के क्या जाते हैं घर पे, क्या समझते होंगे, हमें तो खुद नहीं पता। अच्छा हुआ कल तेरी कॉपी से फोटो खींच के नहीं भेजी।
और पेरेंट्स देखते तो कहते पता नहीं कौन पागल टीचर पढ़ा रहा है, क्वेश्चन भी नहीं आते। हाँ भाई, क्वेश्चन पूछा है द टोटल शेयर कैपिटल। भाई साहब एक शब्द खा गए हैं, इशूड एक और नहीं भाई साहब, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24, यही है। अरे फेस वैल्यू ठीक है, वो फेस वैल्यू नहीं भी लिखूंगा तो भी आंसर वही आएगा यहां से। अब सुनो बेटा, कंपेयर करते हैं 23 में और 24 में। 23 में इशूड शेयर कितने थे और 24 में इशूड शेयर कितने हैं? तो यार कितने शेयर इस साल इशू हो गए? आंसर है रुपए 10 लाख। क्या फ्री फंड का आंसर था? फ्री फंड के नंबर थे इसके। ठीक है, कराया हुआ है मैंने पहले भी ये क्वेश्चन। भाई मैं तो सब कुछ करा के भेजता हूं। बच्चे छुट्टी पे होते हैं तो स्कूल के एग्जाम के बाद कहते हैं भैया आपने ये नहीं कराया था, वो नहीं कराया था। अब खुद ही देख लो ना, 15 बच्चे अब भी गायब हैं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में जाए फिर कह देंगे आपने कराया नहीं था। कुछ दोस्त आगे भी नहीं बढ़ते। तो कुछ होते हैं, सही बात है, आके भी नहीं पढ़ते है जी। कुछ मेंटली एब्सेंट है, कुछ फिजिकली एब्सेंट है। दोनों तरीके से तो 10-12 बच्चे प्रेजेंट है बस। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ शेयर ऑन विच कॉल्ड अमाउंट इज नॉट रिसीव। अरे तो भैया नंबर ऑफ शेयर ऑन विच कॉल्ड अमाउंट वर नॉट रिसीव, तो किस में से देखोगे? फुली पेड में से या नॉट फुली पेड में से? नॉट फुली पेड में भी कॉल इन एरियर ही तो देखोगे, जिनसे पूरा पैसा नहीं मिला। कितने शेयर है जिनसे पूरा पैसा नहीं मिला? शेयर तो दे ही नहीं रखे, मैंने तो रुपए दे रखे हैं। फंस गए? अरे फंसने की जरूरत क्या है? कॉल इन एरियर देख लो ना किस रेट से है। 2 रुपए के रेट से 40,000 रुपए नहीं मिल रहे, तो कितने शेयर से पैसे नहीं मिल रहे? 2 रुपए का रेट और कितने रुपए नहीं मिल रहे? 40,000 रुपए नहीं मिल रहे। तो नंबर ऑफ शेयर कितने? अब यहां कुछ बच्चे मुझे समझदारी दिखाएंगे और मुझसे कहेंगे भैया इसे फेस वैल्यू से डिवाइड करके भी तो आ जाता 20,000। नहीं बोला किसी ने? क्यों? इसे फेस वैल्यू से डिवाइड करके 20 नहीं आएगा? ऐसे भी तो सोच सकता था, पर मैं ऐसे कभी नहीं सोचूंगा। रीजन, अभी मैंने पिछला क्वेश्चन ही कराया था, उसमें नॉट फुली पेड में 3,77,000 समथिंग शेयर थे और कॉल इन एरियर केवल कितने शेयर की थी? 400 शेयर की शायद। ठीक है, तो यहां से देख रहा हूं, यहां से नहीं देख रहा हूं मैं कि किन से पैसा नहीं मिला। ठीक है बेटा, कॉल इन एरियर से देख रहा हूं कितने शेयर से पैसा नहीं मिला, यहां से नहीं देखा मैंने। क्लियर है बात? कितने शेयर से पैसा नहीं मिला? तो आंसर है 20,000 शेयर। मुश्किल था ये तो उल्टा आसान क्वेश्चन है। नहीं रुक जाओ भाई साहब, पहले बच्चों को बातें निपटा दो। क्वेश्चन नंबर 3 इसके बेस पर On 1st April 24, Alpha Limited forfeit all the shares on which called amount were not received. Or for future share capital amount will be debited by. विल बी डेबिटेड बाई। अभी मैंने बोला भी था ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फॉरफीट के टाइम मैंने एंट्री लिखवाई थी शेयर कैपिटल डेबिट, इसके ब्रैकेट में मैंने क्या लिखवाया था? कॉल इनटू नंबर ऑफ शेयर, यही बताया था। अब यहां ध्यान से देखो, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? जिनकी एरियर है 20,000 शेयर, ऊपर निकाल चुके हैं जिनकी एरियर है कितने, और कॉल का रेट 8। क्यों? पक्का? कॉल का रेट वो पिछले क्वेश्चन में था 8,
कॉल का रेट, कुछ शेयर फुली पेड है, तो इसका मतलब ध्यान से सुनो, अब कॉल का रेट यहां से पता लगेगा कितने रुपए कॉल्ड है और कितने शेयर थे ये, तो पर शेयर कितना मांगा होगा, 10 रुपए। इसलिए मैंने यहां से नंबर ऑफ शेयर निकालने को मना करा था। बाई चांस इस क्वेश्चन में मिल भी जाता, एग्जाम में आ गया दूसरे तरीके से क्वेश्चन, तो कितने शेयर हैं, वो कॉल्ड कितना है, पूरे 10 रुपए, फुल्ली कॉल्ड है शेयर, तो आंसर है 2 लाख। और वैसे भी मैंने अभी इससे पहले बैलेंस शीट पढ़ाई थी, इसके ब्रैकेट में क्या लिखवाया था, डैश शेयर रुपीज जितना कॉल्ड, तो कॉल्ड वाला अमाउंट कितना है, 2 लाख। ये उल्टा आसान क्वेश्चन था, 2 लाख कॉल्ड साफ दिख रहा है, उसमें से 40,000 इन एरियर है, साफ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या मांग रहा है वो, एक सेकंड पहले क्वेश्चन लिख दूं, ये वाला क्या क्वेश्चन था बेटा, फिर से पढ़ना। ऑन फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड पूछा होगा मैंने, ये नहीं है, ये चौथा है। ओ भैया तीसरा पढ़ो, फिर आंसर भी गलत करा दिया यार। तीसरा क्या था, ऑन 1 अप्रैल अल्फा लिमिटेड फॉरफीट ऑल शेयर ऑन विच कॉल्ड अमाउंट वर नॉट रिसीव, इसके अंदर है ये, ऑन फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डैश, तो क्या आंसर आया था हमारा, 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट रुकना जरा, मैंने सही लगाया था ना अंदाजा बेटा, बैच का इतना टाइम लगना है। हाँ भैया पूरा ही हो गया। और अभी आप हैबिट करो, हाँ जी, दिसंबर जनवरी में होंगी पूरे 3-3 घंटे की क्लास, कोई पूरा चैप्टर उठाया, उसके मेन सारे क्वेश्चन रिकॉल कराए। अब ये चलेगा बीच बीच में बेटा बार बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए। एक सेकंड भाई मुझे सुनने दो यार। ऑन फॉर फीचर विल बी क्रेडिटेड विद, अब सुनो, शेयर फॉरफीट के क्रेडिट में हम लिखते थे पेड, क्या लिखते थे, पेड। अब ध्यान दो, यहां पर कॉल्ड है 10, अनपेड है 2, कॉल्ड है 10, अनपेड है 2, तो पेड कितना बना 8, और कितने शेयर फॉरफीट हो रहे हैं, तो आंसर आया 1,60,000। वैसे भी कॉल माइनस अनपेड इज इक्वल टू पेड, कॉल माइनस अनपेड इज इक्वल टू पेड। अब पेड वाला ही क्या होता है, फॉरफीट होता है। ये कॉल्स इन एरियर अनपेड और ये पेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मैं इसी वजह से ये भी सब लिख देता हूं कि अगर बाई चांस कुछ गलती हो तो वो वैसे पकड़ में आ जाएगी बेटा, पर मैं सीधा 16 लाख लिखूंगा तो घर में दिक्कत है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, अरे मुझे सुनने दो भाई। इफ ऑल द एक सेकेंड, रीशूड एट द रेट ₹8 पर शेयर, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। अब सीआर पूछ रहा है वो हमसे, कैपिटल रिजर्व पूछा है तो यार क्या दिक्कत है, सुनो, 10 का शेयर, 8 कॉल्ड, 10 कॉल्ड, अनपेड कितना था 2, तो पेड कितना था। अब इस पेड में से हम लेस करते थे लॉस ऑन रीइश्यू, सिखाया था मैंने। अब 10 वाला शेयर
₹8 में रीइश्यू हो रहा है, तो लॉस ऑन रीइश्यू कितना बना? ₹2। तो CR फॉर 1 शेयर क्या आया? ₹6 ये पर शेयर आया है, तो निकाल लो। ₹6 पर शेयर है और 20,000 शेयर है, तो अमाउंट कितना आया? 1,20,000। अमाउंट कितना आया? अब बताओ क्या पूरी एंट्री करते CR के लिए? तो क्या जरूरत है फालतू की ऊट पटांग लंबी चौड़ी वर्किंग है सीखने की भी? ये इतनी इजी और आसान सी वर्किंग है, छोटी सी, ठीक है ना? क्यों जबरदस्ती हम करें लंबी लंबी वर्किंग है जिसमें आधा आधा पेज खराब करना है CR के लिए? कोई जरूरत नहीं है, छोटा सा टेबल बहुत अच्छा है। पहले इनमें कुछ पूछना है, मैं रब करने वाला हूं, पहली बता दो रब करूं या रुकूं? कर दो रब। बेटा मैंने इसलिए ये यहां पर बनाया था कि मैं आपको बता सकूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 6 बोलिए। एट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। अब वही बात करते हैं, 10 का शेयर, 10 कॉल्ड, 2 अनपेड, 8 पेड। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट क्या होता है? पेड वाला होता है, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? इफ, एक सेकंड, इफ शेयर वर इशूड एट मैक्सिमम permissible discount, then amount of CR will be। हाँ भाई, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना हो सकता है? तो उसे हम लॉस ऑन रीइश्यू भी कहते हैं। तो मैक्सिमम लॉस ऑन रीइश्यू कितना हो सकता है? तो CR फॉर 1 शेयर क्या बचेगा? तो आंसर है 0। है आंसर ऑप्शन में? नहीं है, ठीक है। ये टेबल बहुत काम का है, और देखो तो कुछ भी नहीं है, और देखो तो इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। आप यकीन मानना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं भी और भी, तो आप लोगों को कैपिटल रिजर्व के लिए अच्छी खासी वर्किंग बनवाते होंगे। तो इन क्वेश्चन में वो वर्किंग बनाओगे आप? बताओ मुझे। तो ये टेबल ध्यान रखो बेटा, दिखने में सिंपल हो सकता है, पर ये बड़े ट्रिकी चीजों का एक तरीके से पिताजी का काम कर रहा है। ये उनसे ज्यादा आसान है और उनसे ज्यादा कवरेज है इसमें। आगे बढ़ते हैं, बोलो। If all the forfeited shares were If all the forfeited share were reissued then amount of maximum permissible at maximum permissible discount, आगे। अरे तू बोलता जा, मैंने गलत नहीं लिखा, मैं सही बोल रहा हूं। will be If all the forfeited share were reissued at maximum permissible discount, then amount of maximum permissible discount will be अच्छा, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट का अमाउंट पूछ रहे हैं। देन अच्छा सॉरी भैया सॉरी यार बेटा कोई और पढ़ दो प्लीज। मैं कुछ और पढ़ रहा था If all the forfeited shares were reissued, then the amount of maximum permissible discount will be। अमाउंट ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। अब बताइए पढ़ेगे ऊट पटांग में क्या करूं? ये ऊपर से ये हटाओ, At maximum permissible। हाँ, सही। विल बी। तो क्या दिक्कत है? क्या हो सकता है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट? अब इसने अमाउंट पूछा, रेट पूछा है, तो 8 इंटू 20,000 अमाउंट पूछा है, क्योंकि बेटा इसने अमाउंट होता है टोटल और रेट होता है सिंगल यूनिट का, ठीक है बेटा। अमाउंट होता है, वैसे भी ₹7 तो आंसर है नहीं, या ₹6 ₹8 तो आंसर है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन है, बस इसमें यह पूछा गया है, बोलो चलो पढ़ी दो। if half the forfeited share were If half the forfeited share reissued were reissued, मैं लिख दूंगा तो रहने दे तू, reissued at maximum permissible discount, then amount मेरे को मालूम है बेटा, then amount debited to bank account will be, यही है ना। बैंक में कौन सा रेट लिखते थे? रीइश्यू वाला रेट।
तो हमें री इशू का रेट पता करना है। अब आप खुद सोचो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं, तो री इशू कितने में करूंगा, 2 रुपए में, और कितने शेयर री इशू कर रहा हूं, हाफ, तो आंसर 20,000 है। 40 दे दिया होगा मैंने गलती से, ठीक है, आंसर 20 है बेटा, ऑप्शन वो गलती हो गई है बेटा। ऐसा इतने लंबा बोलते हो ना, कहीं कहीं एक आध चीज कोरिलेट होने से छूट जाती है। कोई डाउट है इसमें? खत्म। अब परसों टेस्ट लूंगा, अलग कॉपी आएगी, किसी का मैं बीच के पेज पे टेस्ट लूंगा नहीं बेटा, मैं पहली बोल के चल रहा हूं, ठीक है बेटा। आप थोड़ा सा और एक बार देख लेना वीडियो से, तो कुछ तो करोगे, मैं ये नहीं कह रहा परफेक्ट करोगे, आधा अधूरा तो सीखोगे, ठीक है ना। हाँ बैठो।